माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से आपके सामने भारतीय कला की इस यात्रा में निरंतर अपन जुड़े हुए हैं और हम प्रत्येक ई लेक्चर में नए नए अध्यायों, नए नए लेसन्स, टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय कला जो आज हम देखने को मिलती है वह किस प्रकार से, किस गति से, किन किन पड़ावों से होती हुई हमारे समक्ष आज की तारीख में देखने को मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के ई व्याख्यानों में हमने अजंता, बाघ, सिगिरिया, प्रागैतिहासिक इन सभी कलाओं के पड़ावों का अध्ययन किया और उनसे हमें पता लगा कि किस प्रकार व्यक्ति की, किस प्रकार मानव की ये जो यात्रा रही है उस यात्रा में किन किन प्रकार के पड़ाव रहे हैं, कैसे कैसे रंगों का प्रयोग किया है, उससे थोड़ा सुधरा हुआ रूप अजंता में देखने को मिलता है कि अजंता के कला के जो चित्र हैं वह निसंदेह बहुत अच्छा विश्वविख्यात हैं, बहुत अपनी प्रतिभा का परिचय कराते हैं। उस समय के कलाकारों की प्रतिभा का हमें आभास कराते हैं। तो अजंता की जो कला है वो अजंता की कला एक नए परिवेश में या उससे अन्य प्रकार की कलाओं ने कुछ चीज़ों को आत्मसात किया, कुछ चीज़ों को उन्होंने अपने में समाहित किया और एक नई चित्र शैलियाँ जो विभिन्न राजाओं के, शासकों के शासनकाल में बनते रहें, उनको उन्होंने उनको चित्रण करने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हमारा जो नया जो विषय है उस नए विषय में हम भारतीय लघु चित्र शैलियाँ, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। चूँकि यह पृष्ठभूमि आपको इस कड़ी से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसकी पृष्ठभूमि बनाने का प्रयास किया। तो अजंता और बाघ और सिगिरिया की जो गुफाएं हैं उनके कला केंद्रों के पश्चात लंबे अंतराल तक विद्वानों को कोई निश्चित कला शैली नहीं मिली। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि हमें कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु इस जो काल हम जिसको नगण्य मान रहे हैं, इस काल में कई सचित्र पोथियों का, ग्रंथों का, जिसमें जैन ग्रंथ हो गए, बौद्ध धर्मों के ग्रंथ हो गए, इनका चित्रण कहीं कहीं छुटपुट प्रकार से चलता रहा और ये ग्रंथ हमें प्राप्त होते रहे। और भारतीय चित्रकला में 10वीं सदी से लेकर 14वीं-15वीं सदी तक, यहाँ तक कह सकते हैं 16वीं सदी तक, हमें एक छोट-मोट कहीं कहीं ग्रंथ, सचित्र ग्रंथ देखने को मिलते हैं जिनमें जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का हमें अंकन हमें देखने को मिलता है। 16वीं सदी, 10वीं से 16वीं सदी की चित्रकला जो थी उसको जीवित रखने का जो काम किया है वो है पाल शैली, जैन शैली, गुजरात या अपभ्रंश शैली को जाता है। और संस्कृत, प्राकृत भाषा के काव्यों, नाटकों, कथाओं आदि अनेक विषयों की कृतियों में चित्रकला के संबंध में हमें जानकारी देखने को मिलती है। अर्थात विद्वानों, राजाओं और जन सामान्य में चित्रकला का प्रचार प्रसार हो चुका था, हमें इसमें चित्र देखने को मिलते हैं। इस युग की 2 विशेष विश्व कोशात्मक रचनाओं का निर्माण हुआ जिनमें
अन्य विषयों के अतिरिक्त चित्रकला के ऊपर भी हमें प्रकाश देखने को मिलता है। इन ग्रंथों में राजा भोज का सम्रांगण सूत्रधार और सोमेश्वर भूपति का मानसोल्लास, यह ग्रंथ प्रमुख है। इन ग्रंथों को पढ़कर एवं देखकर तत्कालीन चित्रकला की समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसा कि हम चित्रों में देखते हैं। इसी प्रकार सोमदेव व क्षेमेंद्र कृत कथा सरित्र सागर के दोनों संस्करणों में ऐसी जानकारी मिलती है कि जिससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में चित्रकला के प्रति गहन रुचि थी। और यह भी पाया गया है कि इस युग में अधिकतर दृष्टांत चित्र मतलब कथाओं से जुड़े हुए चित्र हमें देखने को मिलते हैं। और कई से चित्र पोथियां भी हमें देखने को मिलती है। इन पोथियों में बुद्ध प्रतिमानों और अन्य देवी देवताओं का अंकन हमें देखने को मिलता है। इस युग की जो 10वीं सदी से लेकर हम 16वीं सदी की बात कर रहे हैं, 15वीं-16वीं सदी तक की बात कर रहे हैं, इसमें चार प्रमुख शैलियाँ रही है, जिसमें पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली और गुजरात शैली प्रमुख है। पाल पोथियों में सचित्र पोथियों 2 दर्जन से अधिक कम मिलती है। जो प्राप्त है उसमें साधनमाला, गंध व्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा और महायान बुद्ध पोथियां आदि है। बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं उसके बाद के काल में महायान बुद्ध धर्म से संबंधित हमें कई पोथियां प्राप्त हुई है, तो कहीं हमें पुस्तकों के पृष्ठ प्राप्त हुए हैं। इन दृष्टांत चित्रों में सर्वप्रथम वे चित्र है जो अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता आदि बौद्ध धर्म ग्रंथ पर आधारित है। पाल शैली के जो अधिकांश चित्र है वो पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। इन चित्रों में मानवाकृतियों के अधिकतर चेहरे जो हैं सवा चश्म का मतलब एक चश्म ये और आधा चश्म ये, सवा चश्म जो एक ही प्रारूप में बनाए गए हैं। सिर चपटे, नाक लंबी जो परले गाल मतलब पीछे वाले गाल से आगे निकली हुई है। आंखें बड़ी बड़ी बनाई गई है और कर्ण स्पर्शी आंख रेखाओं द्वारा बनाई गई है। आंखें बड़ी और कानों को स्पर्श करती हुई बनाई गई है। कुल मिलाकर आकृतियों में स्वच्छंदता व सजीवता का अभाव है। आकृतियों के हाथों व पैरों की मुद्राओं में जकड़न है। यह पोथियां जो है वो उत्तम प्रकार के ताड़पत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए पत्रों पर तैयार की गई है। इनकी लंबाई लगभग 22 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच की है, जिन पर महायान देवी देवताओं तथा भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में गुजरात, जैन शैली और अपभ्रंश शैली का नाम इसलिए उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा जहां भारतीय चित्रकला का उज्जवल अतीत आलोकित होता है, वहां उनके समागम से सुनहरे भविष्य की पृष्ठभूमि का भी निर्माण होता है। आज से कई दशकों पूर्व पश्चिमी भारत की प्रभावशाली गुजरात चित्रशैली के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उस समय भारतीय चित्रकला का विवेचन प्रस्तुत करते हुए अनेक विद्वानों की यह धारणा थी कि अजंता, बाघ आदि गुफाओं के चित्रण के बाद 6वीं से 16वीं शताब्दी तक राजपूत शैली के प्रकाश में लाने तक कलात्मक गतिविधियां नगण्य रही, किंतु जो गुजरात शैली की जिनकी शैलियों की बात कर रहे हैं उनकी कई प्रकार की जो प्रतियां हैं वो हमें प्राप्त हुई है। तो इससे ये धारणा हमें हटा देनी पड़ी कि हम यहाँ पे इस समय कोई अंकन नहीं हुआ था। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जो प्रसिद्ध कला इतिहासकार रहे हैं, विद्वान रहे हैं, इस संबंध में जानकारी देने वाले पहले विद्वान थे। उन्होंने 1924 ईस्वी में बर्लिन संग्रहालय में संग्रहित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति को प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने इस चित्रशैली के बारे में बताया था। राजपूत परंपरा की भांति
जैन कला भी ऐसी प्राचीन परंपरा पर आधारित है जो राजपूत शैली में सर्वाधिक प्राचीन चित्रों से भी एक शताब्दी पहले की सिद्ध होती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के जो प्राचीन सर्वाधिक उदाहरण है। सभी प्राचीन लघु चित्र शैलियों में 15वीं शताब्दी से पूर्व जितने भी चित्र प्राप्त होते हैं उन सभी में मुख्य और प्राचीन जैन चित्र ही हैं। ये चित्र दिगंबर जैनियों से संबद्ध है। इन जैनाचार्यों को अपने संप्रदायों के अतिरिक्त भी इन्होंने ग्रंथों को चित्रों को बनाने का प्रयास किया है और कहा जाता है कि जो 10वीं से लेकर 15वीं सदी तक की जो चित्रकला रही है उनमें उन चित्रकारों में अधिकतर जैन जो आचार्य रहे हैं, जो धर्म से रिलेटेड रहे हैं, जो धर्म से जुड़े हुए रहे हैं, जो धर्म के प्रचार प्रसार का काम करते थे, उन्हीं के ऊपर ये वो ही चित्र बनाते थे ऐसा माना जाता है और मनाते भी थे। जैन ग्रंथकारों और कलाकारों को निपुणता का दर्शन ताड़पत्रीय पोथियों में देखने को मिलता है। इन कलाकारों ने अति सूक्ष्म रेखाओं द्वारा विराट भावों को जिस प्रकार समाविष्ट किया वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। सन 1357 से 1500 ईस्वी के बीच बने एवं उपलब्ध चित्रों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि उस समय के चित्रों में सजीवता थी, जिसके जो उदाहरण है वह सिद्धहेम व्याकरण, कालका कथा, बालमित्र और उसकी पत्नी आदि हैं। इस युग के जैन कलाकारों एवं विद्वानों ने भी स्वर्णमय और रजतमय स्याही से मूल्यवान चित्रों को पोथियों का निर्माण कराया जो हमें देखने को मिलता है। मध्यकालीन जो पोथी चित्रण रही है विद्वानों ने उसको अनेक नामों से स्थापित करने का प्रयास किया है। प्रारंभ में इस चित्र शैली को जैन शैली कहा गया, फिर इसी प्रकार के चित्र मालवा, राजस्थान, गुजरात, दूसरे संप्रदायों के ग्रंथ भी व्यापकता में आ गए तो उसके निश्चित नामकरण की समस्या बन गई। इसलिए शैली को गुजरात या पश्चिमी भारतीय शैली कहा जाना उपयुक्त समझा गया। किंतु मोतीचंद्र के मतानुसार इस शैली के पश्चिमी भारत के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में भी इस शैली के चित्र पाए गए थे। इसलिए केवल इस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहना उपयुक्त नहीं। डॉक्टर राय कृष्ण दास ने इस शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली के नाम से कहना अधिक उपयुक्त समझा। उनके अनुसार जब इन चित्रों के आलेखनों में कोई उत्थान नहीं, प्राचीन शैली की विकृति मात्र है। जो अपभ्रंश शैली ही ऐसा शब्द है जिसके द्वारा तत्कालीन विकृति को प्राप्त शैलियों या परिवर्तनशील कला प्रवृत्तियों की अभिव्यंजना हो सकती है। तो ये जो इसमें इस ई लेक्चर के माध्यम से जो मैंने बताने का प्रयास किया है कि भारतीय चित्रकला में लघु चित्र शैलियों का क्या योगदान रहा, किस प्रकार से भारतीय लघु चित्र शैलियाँ अपने आप में एक दूसरे की कड़ी से जुड़ती हुई आगे बढ़ती गई और हमें किस प्रकार से एक दूसरे के धर्म से रिलेटेड होते हुए एक दूसरे के धर्म के प्रचार प्रसार या एक दूसरे के समानांतर चलते हुए किस प्रकार से शैलियों में, आकारों में किस प्रकार से परिवर्तन आए, ये इस लेक्चर में हमने समझा। अब हम आगे के ई लेक्चर में, ई व्याख्यानों में इस शैलियों की जो यात्रा रही है, कैसे पड़ाव रहे हैं, किन किन विद्वानों ने किस शैली के बारे में क्या कहा है, किस शैली के बारे में कैसे उसका व्याख्यान किया है, तो इन सब शैलियों को हम पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस ई व्याख्यान माला में भारतीय कला की इस यात्रा में निरंतर मुझसे जुड़े रहें। तो मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आपके ये जो
ई लेक्चर हैं ये आपके भविष्य में भी काम आएंगे, पाठ्यक्रम में अच्छे अंक लाने के लिए, साथ ही भविष्य में भी काम आएंगे। और इसको निरंतर आप अध्ययन करते रहें, सुनते रहें, मेरे पीडीएफ के नोट्स पढ़ते रहें। और आप इनको यूट्यूब पे देखते हैं तो अच्छा लगता है, और निरंतर आप देखते रहें। धन्यवाद।